everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. Today we will be covering the topic traditional cost management versus strategic cost management. In case you are new to this channel, I upload videos every day at 7 pm. You can get the link of the notes which I use in the videos in the description box below. Also, you can get the link of playlist that have been uploaded till date. You can get all the videos in an organized manner over there. So, without wasting any further time, let's start with the main topic of discussion for today, which is traditional cost management versus strategic cost management. अब आपको लग रहा होगा कि ये जो टॉपिक है ये तो पेज नंबर 1.2 पर दिया हुआ है, तो मतलब ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ये हमें सबसे पहले कवर करना चाहिए था, राइट। लेकिन आप अगर इसका चैप्टर, उसमें एक बहुत अच्छा चार्ट दिया हुआ है जो रिविजन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपने सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और फिर आप इस चार्ट को देखोगे तो आप इससे सारे के सारे पॉइंट्स इजीली रिकॉल कर पाओगे। प्लस आप इस चार्ट को देखकर इनके अंदर के भी जो डेटा है, डिटेल्स हैं जो हमने पढ़ी हैं, उनको भी रिकॉल करने की कोशिश करना। इससे आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपकी रिवीजन बहुत ही ज़्यादा क्विक होगी और आपको रिकॉलिंग हैबिट भी पड़ेगी कि क्या अगर पॉइंट लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन में पॉइंट मांगा हुआ है, तो आप इजीली आंसर कर पाओगे अगर आप इस तरीके से रिवीजन करोगे। सिर्फ रीडिंग करने से कई बार होता है रिकॉलिंग नहीं हो पाती, याद नहीं हो पाता, क्योंकि टॉपिक्स इतने सारे होते हैं, हम सिर्फ रीड करते रहते हैं। एक्टिव रिकॉलिंग में अगर हम ट्राई करेंगे उसको करने की तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। सो पहले मैं आपको ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट वर्सेस स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट टॉपिक पढ़ाती हूँ या बताती हूँ, डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम ये चैप्टर ओवरव्यू वाला चार्ट देखेंगे, क्योंकि इस चार्ट के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं। तो वंस वी आर डन विद दिस टॉपिक वी विल कम बैक टू दिस चार्ट एंड ट्राई टू रिकॉल वॉट वी हैव स्टडीड टिल डेट। इन शॉर्ट, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, डिटेल में करना है तो आप मेरी और भी वीडियोस जो अपलोडेड हैं उनको देख सकते हैं। हम एक जस्ट क्विक रिव्यू करने की कोशिश करेंगे कि हमें कुछ थोड़ा थोड़ा भी याद है या नहीं है, राइट। सो अभी सबसे पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है? मतलब जो पहले कॉस्ट मैनेजमेंट हुआ करती थी, जो हम में से बहुत लोगों ने IPCC लेवल तक भी पढ़ी होगी, उसकी बात करते हैं। उस टाइम पर हमें पता है या ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या होता था। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में जो मेन आपका एरिया ऑफ फोकस रहता था दैट वाज ऑन कंट्रोलिंग दी कॉस्ट और रिड्यूसिंग दी कॉस्ट। किस तरीके से आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो या जो भी अभी कॉस्ट आपकी एक्चुअल में लग रही है उसको रिड्यूस कर सकते हो, ये मेन फोकस रहता था। आप क्या करते थे, कॉस्ट को सीधा सीधा एलोकेट कर देते थे अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स पर, आउटपुट्स पर, और उस बेसिस पर निकाल लेते थे कि इतनी कॉस्ट बन रही है, राइट। आपका जो मेन फोकस रहता था वो रहता था कि आप बेटर प्रॉफिट्स अर्न कर पाओ। बेटर प्रॉफिट्स कैसे अर्न कर पाओगे? अगर आप कॉस्ट को कम कर दोगे। ऐसा आपको लगता था एज पर दी ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट कि अगर मैं कॉस्ट कम कर देती हूँ तो कॉस्ट कम करने से मेरे को डेफिनेटली प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, क्योंकि आई विल हैव मोर रेवेन्यूज़ ओवर कॉस्ट एंड कॉस्ट हैज़ ऑलरेडी डिक्लाइंड। कॉस्ट कम हो गई है तो देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट अपने आप ही बढ़ जाएगा। इस तरीके की कुछ अप्रोच होती थी। हम क्या करते थे, हम एक स्टैंडर्ड कॉस्ट बना लेते थे और एक एक्चुअल्स के साथ कंपैरिजन कर देते थे। फिर देखते थे जो भी वेरिएशंस आ रही हैं बिटवीन दी स्टैंडर्ड्स एंड दी एक्चुअल्स, हम उसके ऊपर करेक्टिव एक्शंस अप्लाई करके उसको ठीक करने की कोशिश करते थे कि बजट इतना था बट एक्चुअल में इतना हुआ है, तो इसको किस तरीके से चेंज किया जाए, राइट। सो दिस वाज द अप्रोच इन ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि आपका जो मेन एरिया ऑफ फोकस होता था वो इंटरनल एनवायरनमेंट पर होता था। क्यों? क्योंकि कॉस्ट जो है वो आपके इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर ही आप कॉस्ट को कम करना है, ज़्यादा करना है, कैसे रखना है, कॉस्ट एक इंटरनल मैटर हो जाता है। सो यहाँ पर आपका जो फोकस होता था दैट वाज ऑन कॉस्ट रिडक्शन, और ज़्यादा फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन पर होता था। अब एक बात बताओ, जब भी हम कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है ना कॉस्ट रिड्यूस करने के चक्कर में हम क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, तो ऐसा हो जाता था ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में। ये एक तरीके की लिमिटेशन है इस चीज़ की। हम कंपटीशन में कंपटीशन कैसा चल रहा है, मार्केट कैसी है, क्या ग्रोथ चल रही है, क्या कस्टमर चाह रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम इस पर बिल्कुल फोकस नहीं करते थे। हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस होता था कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल। हम कंपटीशन को नहीं देखते थे कि कंपटीशन कैसा चल रहा है, मार्केट में ग्रोथ है नहीं है।
चल रही है या कस्टमर क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, दैट वाज ऑल इग्नोर्ड इन ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। हम जो भी मार्केटिंग है, इकोनॉमिक्स है, इनमें जो भी चेंजेस आते हैं, इन चेंजेस को भी इग्नोर करते रहते थे, क्योंकि हमारी अप्रोच बहुत ट्रेडिशनल थी, पुरानी थी, जिसके अंदर हम मार्केटिंग कैसे करना चाहिए, इकोनॉमिक्स का यूज़ कैसे करना चाहिए, उसमें चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, दैट वर ऑल इग्नोर्ड। हम जो फोकस करते थे वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन पे करते थे। तो इस वजह से जो मेन फोकस का एरिया होना चाहिए, दैट इज़ रिव्यूइंग दी वर्क। क्या काम हो रहा है, एक्चुअल में भी क्या है, क्यों है, रीजंस जानने की इतनी कोशिश नहीं करते थे, और ज़्यादा रिव्यू नहीं करते थे काम को, ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते थे, बस कॉस्ट रिडक्शन पर पीछे पड़े रहते थे। इसकी वजह से जहाँ फोकस ज़्यादा होना चाहिए था वहाँ फोकस कम हो जाता था। तो ये भी हमारी एक लिमिटेशन थी इन दी ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। हम ये देखते थे जो होगा उसके बाद देखेंगे। अब एक बात बताओ, जब वेरिएशन एनालिसिस करते हो, दैट इज़ आफ्टर दी एक्चुअल्स हैव बीन रिसीव्ड, मतलब आपने स्टैंडर्ड बनाया और फिर आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो लग चुकी है, उसके बाद यू सी कि क्या वेरिएशन था, अब इसमें क्या चेंजेस करने चाहिए। सो आप सिचुएशंस के लिए रिएक्ट करते थे, रिएक्शन देते थे, आप सिचुएशंस पर रिएक्ट करते थे, रिस्पॉन्स नहीं देते थे। आप प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं अप्लाई करते थे, जिसके अंदर आप पहले ही सब कुछ प्लान करके चलते हो। सब कुछ तो हम प्लान नहीं कर सकते लाइफ में, बट हाँ मोस्टली आप प्लान करके चलते हो, और जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है आप उसको कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव करके चलते हो। बट इसके अंदर हमारी जो अप्रोच होती थी वो रिएक्टिव अप्रोच होती थी, होने के बाद देखते थे। जो होगा देखा जाएगा, जो हो गया फिर उस पर रिएक्शन दिया जाता था, उस पर करेक्टिव एक्शंस लगाए जाते थे। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। हमारा जो अप्रोच थी, हमारा जो आउटलुक था वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म था। हम सिर्फ छोटा सोचते थे कि थोड़े टाइम के लिए क्या, हम ये नहीं सोचते थे कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। हम उसको टारगेट करने की बजाय हम शॉर्ट टर्म चीज़ें देखते थे कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कैसे हो जाए, शॉर्ट टर्म में कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो जाए। तो ये कुछ हमारी लिमिटेशंस थी ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की, जिसको ठीक करके या जिसको बेनिफिट्स में या जिसको कन्वर्ट करके हमने ठीक करने की कोशिश करी, और फिर हम स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर आए, जहाँ पर हमारा एरिया ऑफ फोकस रहता है ऑन दी विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। हमारा जो मेन फोकस रहता है दैट इज़ ऑन दी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दैट टू सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम अचीव करें दैट शुड सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि आज की डेट में हमने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर ली बट उसको फिर इम्प्रोवाइज़ नहीं किया, उसमें चेंजेस जो लाने थे उसको अपडेट नहीं किया टाइमली, उसमें डायनेमिक इन्वायरमेंट का जो इफ़ेक्ट आ रहा है उस पर वर्क नहीं किया, तो इट विल नॉट सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन इफ़ यू हैव अचीव्ड अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सो आपको उसको सस्टेन करके रखना है, दैट इज़ द मोस्ट important thing which you need to do. So that is why this is the main focus of strategic cost management, कि आपको जो competitive advantage है which is in terms of cost, leadership और product differentiation, उसको sustain करके चलना है। सो दिस इज़ वॉट द मेन फोकस ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पर आप स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को किस तरीके से बार बार इम्प्रूव कर सकते हो उस पर वर्क किया जाता है। इसमें आपकी कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती हैं, इसकी स्टेजेस होती हैं। आप सबसे पहले तो स्ट्रैटेजीज़ बनाते हो, फिर उन स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो, और साथ ही साथ इम्प्लीमेंट करते हुए मॉनिटर भी करते रहते हो कि आपको सक्सेस मिलेगी, आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे या नहीं होंगे। सो आप फॉर्मुलेट करते हो स्ट्रैटेजीज़, फिर इन स्ट्रैटेजीज़ को आप कम्युनिकेट करते हो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? क्योंकि आपने अगर टॉप लेवल पर बैठ के स्ट्रैटेजी बनाई लेकिन उसको किसी को बताया ही नहीं, जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग थे अगर उनको ही नहीं पता होगा इसके बारे में, तो क्या वो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट हो पाएगी या वो स्ट्रैटेजी का बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। अगर आपने किसी को बताया ही नहीं स्ट्रैटेजी के बारे में तो हु विल इम्प्लीमेंट इट? किसी को सपने तो आएंगे नहीं। तो इसीलिए आपने जैसी स्ट्रैटेजी बनाई, यू शुड कम्युनिकेट इट विद एवरीवन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अब इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर इस स्ट्रैटेजी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन में, उस चीज़ की तैयारी होगी कि हमें पता है कि हमें ये स्ट्रैटेजी मिल गई है, हमें ये एक्शंस को परफॉर्म करना है, तो दैट एक्शंस नीड अ प्लानिंग कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, करा जाए,
ठीक है। अब आपने इम्प्लीमेंट किया तो इम्प्लीमेंटेशन करते हुए हो सकता है कुछ ना कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट हो। क्यों? क्योंकि कॉन्टीन्यूसली देर आर सो मैनी चेंजेस विच नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड। और हमें सभी को पता है जब हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं कोई टास्क तो हमें काफ़ी चीज़ें अपनी प्लान्स में फ्लॉज मतलब फ्लॉज दिखते हैं, फॉल्ट्स दिखते हैं, और हमें लगता है बहुत सारे एरियाज़ हैं इम्प्रूवमेंट। तो उन एरियाज़ को इम्प्रूव करने का स्कोप रहता है हमेशा। तो जब भी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो देखो कि क्या कोई एरिया है ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगर है तो उसको साथ साथ इम्प्रूव करने की भी कोशिश करो। राइट तो इस तरीके से आप कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर भी कर पाओगे कि क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे या नहीं होंगे। सो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने स्ट्रैटेजीज़ बनाओ, फिर उनमें कम्युनिकेट करो, फिर उनको इम्प्लीमेंट करो, और साथ ही साथ कंट्रोल्स भी एक्सरसाइज करो, अप्लाई करो। ठीक है, तो हमारा जो कॉस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ हम क्या करते थे, एब्जॉर्प्शन बेसिस पर कॉस्ट का एलोकेशन, कॉस्ट को एब्जॉर्ब करवा देते थे। बट जो हमारा स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है, इसमें मेन फोकस इज़ ऑन दी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मतलब ईच एक्टिविटी के बेसिस पर यू विल डिवाइड और यू विल एलोकेट दी कॉस्ट। यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर आप सारे के सारे इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सभी को कंसिडर करके कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाते हो। ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है जिसको यूज़ करते हो जिससे कि आप ऑर्गेनाइजेशन का विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए। अब ये तो हो गई एक छोटी सी समरी जो हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है, विच इज़ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट वर्सेस स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। अब हम इस टॉपिक को डिटेल में लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, जिससे कि अगर हमारा कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स छूट भी गए होंगे ब्रीफ करने में तो वो हम कवर अप कर सकते हैं। प्लस एक ब्रीफ आइडिया अगर हमें पता होता है किसी टॉपिक का तो इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड दी टॉपिक बेटर। तो इसीलिए अब ब्रीफ आइडिया लग गया कि एक्चुअल में इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब इसको एक एक करके हर लाइन को रीड करते हैं। Traditional cost management system involves allocation of costs and overheads to the production and focuses largely on the cost control and cost reduction. The underlying assumption was that with reduced costs, डायरेक्ट एंड ओवरहेड्स अ फर्म could earn better profits। तो यही चीज़ मैंने आपको ब्रीफ करते हुए बताई थी। It involves comparing the actual results with the standard expectations, typically budget or standard costs, and analyzing the difference. So आप सबसे पहले क्या करते हो, आप अपने एक्चुअल्स को कंपेयर करते हो विद द बजट्स और स्टैंडर्ड्स, और उसके बेसिस पर आपके जो भी वेरिएंस आते हैं उनको आप एनालाइज करते हो। इस एनालिसिस को बोलते हैं वेरिएंस एनालिसिस। A corrective action would be taken to ensure future outcomes are within the budgeted outcomes। तो अब आपको वेरिएंस पता चल गया, आपको डिफरेंसेस पता चल गए, तो किस वजह से आ रहे हैं उनको देखकर उस पर आगे ऐसा ना हो उस चीज़ को इंश्योर करने की कोशिश करते हो, करेक्टिव एक्शंस लेने की कोशिश करते हो। A traditional cost management system suffers from the following limitations। तो टोटल हमारे पास 6 limitations हैं ऑफ दी ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट जो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट में जाकर ख़त्म हो गई, और ये लिमिटेशंस अब रही नहीं आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ही इसीलिए आया था जिससे कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की लिमिटेशंस को दूर किया जा सके। The focus is on the cost control and reduction. However, a broad cost reduction program does not work effectively in today's business environment. If a company targets to reduce the marketing spend by say 20% across the all product categories, it is likely that the sales of profitable products is also impacted. देखो, अब पहले आगे पढ़ने से पहले हम इस चार्ट को देख लेते हैं, इस डायग्राम को देख लेते हैं जिसमें लिमिटेशंस बताई हुई हैं। सबसे पहला है इग्नोर्स द कंपटीशन, मार्केट ग्रोथ एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। सेकंड, एक्सेसिव फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन। थर्ड, इग्नोर द डायनामिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं अगर बिजनेस कर रहे हो तो, दोनों को ही आप इग्नोर कर रहे हो। चौथा, लिमिटेड फोकस ऑन रिव्यू एंड इम्प्रोवाइजेशन। फिफ्थ, रिएक्टिव अप्रोच
एंड सिक्स्थ इज़ शॉर्ट टर्म आउटलुक। सिंस ये मैं ऑलरेडी आपके साथ ब्रीफ करते वक्त कवर कर चुकी हूँ तो मैं इसको डिटेल में फिर से नहीं बता रही हूँ। हाँ, हम जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा आता रहेगा, बट स्टिल आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए कि अगर ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की लिमिटेशंस की बात करूँ तो देर आर टोटल 6 लिमिटेशंस। व्हाट आर दीज? फर्स्ट वन इज़ इट इग्नोर्स द कॉम्पिटिशन, मार्केट ग्रोथ एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट. Secondly, excessive focus is on the cost reduction. Third one, it ignores the dynamics of marketing and economics. Fourth one is limited focus on the review and improvisation. Fifth one is reactive approach. Sixth one is short-term outlook. So, सिंस वी रेड दी फर्स्ट पॉइंट जिसके अंदर लिखा था कि आपका जो फोकस होता है वो कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल पर होता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है उसमें सभी प्रोडक्ट्स को आप 20% से उसकी जो भी मार्केटिंग स्पेंडिंग होती है, मार्केटिंग पर जो खर्चा होता है उसको 20% से कम कर दो। सो एक बात बताओ, हो सकता है ना अगर आपकी कंपनी 10 प्रोडक्ट्स बनाती है तो 10 में से 7 या 6 आपके प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स थे, और वो प्रॉफिटेबल हो रहे थे बिकॉज ऑफ दी गुड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यू वर अडॉप्टिंग और डूइंग। सो अगर आप हर जगह 20-20-20 कम करने लग जाओगे तो जो आपके एक्चुअली अच्छे बिकने वाले प्रोडक्ट्स थे, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स थे, उनमें भी आपको सेल्स डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की बजाय कम हो सकती है। सो इस तरीके से डिसाइड करना कि एक स्ट्रैटेजी बना दी और सभी प्रोडक्ट्स पर एक ही स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर देते हैं, दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि हर प्रोडक्ट की अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग उसका मार्केट शेयर होता है, अलग तरीके के कस्टमर्स होते हैं जो उन प्रोडक्ट्स को ख़रीद रहे होते हैं, बाय कर रहे होते हैं। सो आपको स्ट्रैटेजीज़ में डिफरेंट बनानी पड़ती हैं फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। Traditional cost management system has internal focus and does not look at the external factors of competition, market growth, customer requirements, etc. ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में हमारा फोकस किस पे था? इंटरनल। क्योंकि हमारा फोकस था कॉस्ट पर, बाहर क्या हो रहा है उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमें कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि हम तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स को कंसिडर करे जा रहे हैं। So this was one of the limitations. Next, a broad-based cost reduction could lead to quality of products and services which might drive away the customers, resulting in lower sales and profitability. तो देखो, ज़्यादा कॉस्ट रिड्यूस करने के चक्कर में हो सकता है ना क्वालिटी हैम्पर हो जाए। क्यों? क्योंकि जो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल्स आप ख़रीद रहे थे, अब क्योंकि आपको कॉस्ट कम करनी है तो आप रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी थोड़ी बेकार वाली लेना स्टार्ट कर दोगे, थोड़ी लेबर चीप हायर करने लग जाओगे, इवन दो दे आर नॉट दैट स्किल्ड कि वो उस प्रोडक्ट को अच्छे से बना पाएँ। कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग के चक्कर में क्वालिटी कटिंग भी हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा? कस्टमर्स खरीदना शुरू करेंगे या ख़रीदना बंद कर देंगे। जो ख़रीद रहे थे वो भी बंद कर देंगे, क्योंकि उनको क्वालिटी वैसी नहीं मिलेगी जैसे वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे। सो इस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की बजाय कम हो सकती है। द एक्सपेक्टेशंस ऑफ मॉडर्न कस्टमर आर क्वाइट डिफरेंट. An excessive focus on cost reduction could impact the quality of the product and services and alienate the customers. हम खुद ही देख लेते हैं अपने ऊपर ये अप्लाई करके, हम एज अ कस्टमर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस, या फिर गंदी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करना चाहेंगे। ऑब्वियसली आज के कस्टमर की अप्रोच, पहले शायद होता होगा कि कस्टमर सस्ता देखकर वो डिसाइड करता था कि उसको ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना, बट आज के टाइम में द मेन फोकस या मेन एरिया जो कस्टमर्स का कंसर्न होता है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्राइस पे क्वालिटी अच्छी है भी, तो अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते वो नहीं ले पाएंगे, बट हाँ अगर कॉम्पिटिटिव प्राइस में आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हो, सेल करते हो, तो उस केस में गुड क्वालिटी प्रोडक्ट की ज़्यादा वैल्यू है आज के टाइम में। Traditional cost accounting systems rely on accounting data which can be misleading at times. Financial statements can be a great reporting tool but might not be able to assist in strategic decision making. It does not consider the dynamics of marketing and economics. So financial statements आपके लिए एक reporting tool तो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आप उसके बेसिस पर cost डिसीजंस नहीं ले सकते, कॉस्टिंग डिसीजंस नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें हर चीज़ वैसी नहीं दी होती जो आपको रिक्वायर्ड होती है टू डू अ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। उसके लिए आपको मार्केटिंग, डायनामिक्स ऑफ मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, इन सबको समझने की ज़रूरत होती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको नहीं मिल सकता।
There is a limited focus on review and improvisation of the existing processes and activities. So यहाँ पर आप रिव्यू कम करते हो, इम्प्रोवाइजेशन पर फोकस कम करते हो, आप बस वेरिएशंस निकालते हो और सीधा करेक्टिव एक्शन लेने की कोशिश करते हो. Traditional cost management is a reactive approach to cost management. It has a short term outlook, example saving the costs on annual basis. सिर्फ पूरे साल का देखते हैं कि इस साल मुझे इतनी कॉस्ट कम करनी है, बस दैट्स इट. द मेन एरिया ऑफ फोकस इज दैट ओनली. लॉन्ग टर्म नहीं देखते कि लॉन्ग टर्म में इस कॉस्ट रिडक्शन का क्या इम्पैक्ट आएगा, वेदर इट विल बी यूजफुल फॉर द कंपनी और इट विल बी टोटली अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी फॉर द कंपनी. सो ये सारी हमारी लिमिटेशन थी ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की, जिसको इम्प्रूव करने के लिए या जिसको ख़त्म करने के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट या स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया. स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का एरिया ऑफ फोकस क्या है? विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स. अब स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन में सबसे पहली बात आती है कि स्ट्रैटेजी क्या होती है. स्ट्रैटेजी वो चीज़ है जो कलेक्टिव एक्शंस कोई भी मैनेजर कंपनी का लेता है, उन कलेक्टिव एक्शंस को स्ट्रैटेजी बोलते हैं. किस लिए ली जाती है या किस लिए बनाई जाती है स्ट्रैटेजी बनाई जाती है जिससे कि कंपनी की जो आज की परफॉर्मेंस है उसको अच्छा किया जाए, इम्प्रूव किया जाए. टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी मैनेजर्स कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं. स्ट्रैटेजीज़ का मतलब सिर्फ पेन पेपर पे लिखना नहीं होता. स्ट्रैटेजी का मतलब होता है उनको इम्प्लीमेंट करना, एक्शंस में कन्वर्ट करना, और उन एक्शंस के कलेक्शन को ही हम स्ट्रैटेजी बोलते हैं. स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. In the modern business environment, it is not sufficient to control the costs and a business must focus to manage the cost strategically. कॉस्ट को कंट्रोल मत करो, मैनेज करो. किस तरीके से? अगर आपको एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 6 रुपये पड़ती है तो उस 6 रुपये को कहाँ आपको लगाना चाहिए जिससे कि आप उस कॉस्ट को यूज़ करके प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर पाओ, उसमें दिमाग लगाओ, उसकी स्ट्रैटेजीज़ बनाओ. ये मत सोचो कि मुझे 6 से 4 करने, 4 से 3 करने, 3 से 2 करने हैं. ये मत सोचो. ये सोचो कि वो अगर मैं 6 भी लगा रही हूँ आज की डेट में तो मैं चलो आगे 6 ही लगा रही हूँ. अब मुझे उन 6 रुपये के लिए क्या क्या चीज़ें, 6 रुपये को किस तरीके से एलोकेट करना है, किस तरीके से करना है कि मेरे जो प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़े, मैं एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर पाऊँ और उसको सस्टेन कर पाऊँ. राइट. हो सकता है किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत है तो मैं उसका जो एक्सपेंडिचर है वो मार्केटिंग पर ज़्यादा लगाऊं. हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव करने में मेरा फोकस होना चाहिए. हो सकता है किसी प्रोडक्ट को क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इम्प्रूव करने में मेरा फोकस होना चाहिए. तो दैट शुड बी बेस्ड ऑन कि प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है. उस बेसिस पर मुझे कॉस्ट को मैनेज करना चाहिए, ना कि मुझे उसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए. So, the businesses today operate in an environment with stiff competition, increasing customer demands for quality products and technology revolution. हम सबको पता है ये चीज़. The ultimate objective of a business is to earn better profits and create value for the shareholders. Shareholder किसी भी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू इंक्रीज़ द शेयर होल्डर्स वेल्थ. शेयर होल्डर्स वेल्थ कैसे इंक्रीज़ होगी? अगर आप प्रॉफिट्स अर्न कर रहे होगे. प्रॉफिट्स अर्न कैसे करोगे? अगर आप अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हो तो कंज्यूमर्स विल बी रेडी टू पे अ प्राइस फॉर इट एंड देयर विल बी इंक्रीज मार्केट शेयर फॉर योर प्रोडक्ट. एंड दैट विल हैपन ओनली इफ़ यू मैनेज द कॉस्ट बट नॉट कंट्रोल द कॉस्ट. So this can be achieved by superior performance as compared to the competitors, which results in distinctive competitive advantages. Cost management is the application of cost management techniques so that they improve the strategic position of the business as well as the control the cost. आपको अगर मैनेज करना आ गया ना तो आप करते करते अपनी कॉस्ट को भी एक दिन कंट्रोल कर लोगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करने जाओगे तो देयर विल बी अ ब्लंडर. मैनेज करने की कोशिश करो, कॉस्ट भी कंट्रोल होने लग जाएगी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. सो इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन विद द डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क टू सपोर्ट द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी. इट इज़ नॉट लिमिटेड टू कंट्रोलिंग द कॉस्ट बट यूजिंग द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग. The cost management techniques should be such that they improve the strategic position of a business apart from focusing on the controlling costs.
The basic aim of strategic cost management is to help the organization to achieve the sustainable competitive advantage through product differentiation and cost leadership. So this is the main aim strategic cost management का. क्या क्या sustainable competitive advantage achieve करनी है, किस तरीके से करोगे, product differentiation और cost leadership से कर सकते हो. Strategic cost management lays a greater focus on continuous improvement to deliver superior quality product to the customers. Strategic cost management must be an integral part of the value chain. It needs to include all aspects of the production, purchase, design, manufacturing, delivery, and service. It is important that strategic cost management is involved at every stage of the product, or I should say early stages of the product. ऐसा मेरे हिसाब से तो हर स्टेज पर ही अप्लाई करना चाहिए. वैसे अगर देखें तो आप जब भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको अर्ली स्टेजेस पर अगर आपने इन्वॉल्व कर लिया तो आपके जो ख़राब होकर फिर प्रोडक्ट को रिपेयर करना इन सब की कॉस्ट से आप बच जाओगे. क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट अगर शुरू में ही सही हो जाता है, स्टार्टिंग से ही सब कुछ सही होता है, तो डेफिनेटली इट विल बी अ बेटर प्रोडक्ट दैन दी वन जिसको आप बनने के बाद चेक करते हो. तो रिव्यू आप स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दो, ये नहीं आप बिल्कुल ख़त्म होने के बाद चेक करना स्टार्ट कर रहे हो जब कुछ हो ही नहीं सकता. सो it is important that the strategic cost management is involved at early stages of a product development cycle to avoid the heavy costs of failure. Example, the following information is extracted from the financial statements of a company producing the products A and B. If the company stops producing product B, the sale of A would fall by 25%. So अगर B प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बंद करते हो तो ए की सेल में भी इफेक्ट आएगा. कितना? 25% से कम हो जाएगी. ए का रेवेन्यू था 60, कॉस्ट ऑफ सेल्स 35, ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 25. ओवरहेड्स वगैरह लगाकर 5 हो जाते थे तो नेट प्रॉफिट आपका 20 का बनता था. वहीं अगर मैं बी की बात करूँ तो 35 वॉज द रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स 25, जिसकी वजह से पता चला ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 10, ओवरहेड्स 12 के थे तो लॉसेज हो रहे थे बी में. तो बी को बंद करने से ब्लैक का लॉस बच जाएगा. लेकिन ए की जो प्रोडक्शन है, ए की जो सेल है, उसमें भी 25% का लॉस हो जाएगा. इसी चीज़ को चलो एनालाइज करते हैं. इफ़ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव इज़ अप्रोच यूजिंग अ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक यूज़ करोगे तो क्या कहोगे? सीधा सीधा कहोगे बी को बंद करो क्योंकि 2 का लॉस हो रहा है. Now, the company might decide to stop the production of B because it has a very high overhead cost and also results in a loss of 2 lakhs. It thus appears to be prudent to close down the production of B as per the traditional cost management. वहीं अगर मैं strategic cost management की बात करती हूँ, however, with additional information that the sale of product A would fall down by 25% if B is not sold, the decisions might change. A company would lose 5 lakhs, that is 25% of 20 lakhs because of reduced sales of A. The net loss for the company if it decides to stop the production of B is rupees 3 lakhs, that is 2 lakhs of savings from B and 5 lakhs of loss of profits from A. तो इसकी वजह से आपको पता चला कि नेट तो जो आपको लॉस होने वाला है दैट इज़ 3 लाख्स. आपको बेनिफिट नहीं होगा, आपको लॉस हो जाएगा 3 लाख्स का अगर आप बी की प्रोडक्शन रोकते हो. सो इस केस में आप क्या करोगे? हैंस द डिसीजन टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ बी इज़ नॉट प्रूडेंट. वाई? बिकॉज आज की डेट में आपको -2 का लॉस हो रहा है, लेकिन अगर आपने बंद कर दिया तो आपको -3 हो जाएगा लॉस, मतलब 3 का लॉस हो जाएगा. क्या करना चाहोगे? ऑब्वियसली कंटिन्यू करो, एटलीस्ट एक ही तो सेल हो ही रही है ना, और बंद करने से जो लॉस हो जाएगा उससे बेटर है कि कंटिन्यू करो. सो इसीलिए स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को देखकर बंद नहीं किया. उन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी कंसिडर किया कि अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ, ये लेती हूँ, तो इसके बाद क्या इफेक्ट होगा, इसके बाद क्या होगा. अगर सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के बेसिस में फटाफट से आपने डिसीजन ले लिया, बाकी चीज़ों का या बाकी इस चीज़ का इम्पैक्ट ना देखते हुए, आपको हर चीज़ का इम्पैक्ट भी देखना चाहिए. अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो उस चीज़ का इम्पैक्ट देखो और चीज़ों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसकी आपको ईजी हो जाएगा डिसीजन लेना और आप सही डिसीजन भी ले पाओगे. ओके. Case 1. Repair versus preventive maintenance. A manufacturing company does not carry out preventive maintenance of its machineries on a regular basis to save the costs. Repairs of machinery is carried out as and when a machinery breakdowns.
This is a traditional approach to cost management where the focus is on the cost reduction and cost saving. This is a short term approach to manage the cost. आप क्या करते हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी फैक्ट्री के अंदर मशीन्स हैं, मशीन्स को आप रिपेयर नहीं करवाते ऑन अ पीरियोडिक बेसिस, आप रिपेयर्स वगैरह नहीं करवा के सीधा जब वो ख़राब ही हो जाती है ना तब आप उसकी रिपेयर करवाते हो या उसकी मेंटेनेंस करवाते हो. तो इस केस में आप क्या सोच रहे हो कि बार बार तो नहीं रुकती ना मशीन, बार बार तो आपको इसकी रिपेयर नहीं करवानी पड़ती, आप सीधा इकट्ठा ही करवाते हो, तो इसकी वजह से आपकी कॉस्ट बचती है, आप ऐसा सोचते हो. लेकिन आप ये भूल जाते हो कि अगर मशीनरी ख़राब होने के बाद रिपेयर करवाओगे तो जिस टाइम पर रिपेयर हो रही होगी उस टाइम पर आपकी जो लेबर है वो खाली बैठी होगी, आपकी जो मशीन की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट है कि वो बार बार उसको रिपेयर्स करवाएं, बट आप नहीं करवा रहे. आप तो जिस तरीके से मशीन एफिशिएंटली वर्क कर सकती है उसकी एफिशिएंसी को ख़राब कर रहे हो बाय नॉट रिपेयरिंग इट ऑन अ पीरियोडिक बेसिस. तो इससे आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि ठीक है ना, एक ही बार ख़राब होगी तो एक ही बार रिपेयर करवाएंगे, बट इट इज़ नॉट गुड बिकॉज आप ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट फॉलो कर रहे थे, तो आप ऐसा सोच रहे थे कि ठीक हो रहा है, बट इट इज़ नॉट गुड. When a machinery breaks down, the company loses more in terms of lost time of production and idle labor time. उस टाइम पर अगर आप प्रोडक्शन कर रहे होगे तो डेफिनेटली आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे, ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे तो ज़्यादा बिक पाएंगे. Lack of regular preventive maintenance and planned shutdown time also reduces the life of machinery and has a long-term impact. If the loss of production is significant, the company might lose the market share to its competitors. क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए अगर बंद हो गई ना आपकी मशीनरी तो प्रोडक्ट मार्केट नहीं पहुंच पाएगा, मार्केट नहीं पहुंचेगा तो कस्टमर्स क्या करेंगे, प्रोडक्ट के बिना रहेंगे क्या, नहीं, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देख लेंगे दूसरा कोई कंपनी उसी टाइप का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है तो बस उसको ख़रीद के अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर लेंगे. तो इससे क्या होगा, आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट से मूव होकर आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो जाएंगे और आपको आगे के लिए भी लॉस होगा. तो ये क्या थी, लॉन्ग टर्म अप्रोच, आगे का भी सोच रहे हो. शॉर्ट टर्म अप्रोच क्या थी, बस ठीक है ना अभी तो कॉस्ट बच रही है ना, देख लेंगे जब ख़राब होगी, ये शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है. सो हम कहाँ पर थे, येस, हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द कॉस्ट मैनेजमेंट विद स्ट्रैटेजिक फोकस. अब आ जाते हैं केस 2 पर. केस 2 का क्या है, अ टेलीकॉम कंपनी क्लोज डाउन सम ऑफ इट्स कस्टमर सर्विस सेंटर्स एट अ कॉस्ट एज अ कॉस्ट कटिंग मेजर. टेलीकॉम कंपनी ने क्या किया, बहुत सारे उसके पास कस्टमर सर्विस सेंटर्स थे, उसे लगा इतने सारे कस्टमर सर्विस सेंटर की क्या ज़रूरत है, कुछ बंद कर देते हैं, जो कस्टमर्स होंगे वो दूसरे सेंटर से सर्विस करवा लेंगे जो ऑपरेशंस में होंगे. Now, this led to the overcrowding of customers at other centers and longer waiting time for the customers. आप ही बताओ, आज के टाइम में टाइम क्या है, बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, आप इसको वेस्ट नहीं करना चाहते. अब अगर कंपनी ऐसा करती है, सर्विस सेंटर्स कम कर देती है, तो ऑब्वियसली बात है जो सर्विस सेंटर्स पर बंद हो गए हैं उन सर्विस सेंटर्स पे जो लोग जाने वाले थे अब वो दूसरे सेंटर्स पे जाएंगे, दूसरे सेंटर्स पे इतने सारे लोग जाएंगे तो ओवर क्राउडिंग होगी या नहीं होगी, ओवर क्राउडिंग होगी. ओवर क्राउडिंग की वजह से आपको लाइन में लगना पड़ेगा, आपको वेट ज़्यादा करना पड़ेगा, प्लस जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा. वाई, बिकॉज यू हैव क्लोज द अदर सेंटर्स एंड नाउ दे हैव टू हैंडल द कस्टमर्स हु आर कमिंग टू देयर सेंटर्स. इससे क्या होगी, वो भी खुश नहीं होंगे काम से क्योंकि आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, राइट. सैलरी उतनी है, काम ज़्यादा बढ़ गया तो ऑब्वियसली नोबडी विल बी हैप्पी. तो इसकी वजह से क्या होगा, ओवर क्राउडिंग होगी कस्टमर्स की, लॉन्गर वेटिंग टाइम होगा, द वॉल्यूम ऑफ वर्क एट अदर सेंटर्स इंक्रीज इम्पैक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़. बोथ द कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़, two of the key stakeholders were not happy with the company's decisions. Customers भी खुश नहीं हैं, employees भी खुश नहीं हैं. This type of business decision can impact the reputation and brand image of the company and impact the sales and profitability in the long run. आज के लिए आपको लग सकता है आपने कॉस्ट कटिंग कर ली है, सेंटर्स बंद कर दिए तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह सब बंद हो गया, बट लॉन्ग टर्म में आपको इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है, पॉजिटिव नहीं मिलेगा. Right. Strategic cost management can be referred to as the managerial use of cost information explicitly directed at one or more of the 4 stages of strategic management. So what are the 4 stages of strategic management? First is formulating the strategies को बनाओ, communicating those strategies throughout the organization, strategies को बताओ सभी को,
थर्ड वन इज़ डेवलपिंग एंड कैरिंग आउट दी टैक्टिक्स टू इम्प्लीमेंट दी स्ट्रैटेजीज़, कैसे आपको उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करवाना है वो चीज़ कराओ. डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दी कंट्रोल्स टू मॉनिटर दी सक्सेस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. नीचे हमने तरीका देखा था किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाएंगे, ऊपर ऐसा तरीका बनाया जिससे कि कंट्रोल किया जा सके और ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, इन चीज़ों को मॉनिटर कर पाएँ. सो हम ब्रीफली इसको डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी, जिसमें हमने पढ़ा था कि पहले आपको बताना चाहिए, बताओगे नहीं तो स्ट्रैटेजीज़ कैसे इंप्लीमेंट होंगी तो आपको उसको चेक करना पड़ेगा कि वेदर दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड करेक्टली और नॉट. नहीं हो रही हैं तो साथ के साथ उसमें इम्प्रूव करो, उसके लिए कंट्रोल्स बनाओ. राइट. नेक्स्ट, necessity of strategic cost management. It is cost analysis in a broader context where the strategic elements become more explicit and formal, strengthening the strategic position of the company. Cost data is analyzed and used strategically to develop alternate measures to gaining the sustainable competitive advantages. कॉस्ट डेटा को एनालाइज करोगे, उसको स्ट्रैटेजिकली यूज़ करोगे, तभी तो आप दूसरे तरीके निकाल पाओगे जिससे कि आपका जो मेन फोकस है विच इज़ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उसको अचीव कर पाओ. SCM gives a clear understanding of the company's cost structure in search of sustainable competitive advantage. SCM is the managerial use of cost information explicitly directed to the 4 stages of strategic management, which is formulation, communication, implementation and control. हमने अभी just पढ़ी थी stages. SCM helps in overall recognition of the cost relationships among the activities in the value chain and managing these relationships to the company's competitive advantage. तो ये थोड़ा बेसिक सा पैराग्राफ था, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम आ जाते हैं हमारे चार्ट पर जिसमें हमें ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में इजीली पता चल जाएगा. टाइम स्पैन की बात करें तो टाइम स्पैन ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में आप ही बताओ कैसा होता है. शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है, लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म. तो शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है. फोकस की बात करें तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर फोकस जो होता है ना वो सिर्फ इंटरनल चीज़ों पर होता है. एक्सटर्नली नहीं देखते कि मार्केट में क्या चल रहा है, आपकी मार्केट में ग्रोथ है नहीं है, कंपटीशन है या नहीं, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, नहीं, सब इग्नोर. तो इंटरनल आपका फोकस होता है. वहीं अगर मैं SCM की बात करूं तो SCM का फोकस इंटरनली भी होता है और एक्सटर्नली दोनों तरफ से होता है. कॉस्ट ड्राइवर कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो कॉस्ट ड्राइवर होता है जो भी आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं उनको कॉस्ट ड्राइवर्स बोलते हैं. अब कॉस्ट ड्राइवर्स का कॉन्सेप्ट आपका, अगर मैं ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की बात करूँ तो इसके अंदर तो आप प्रोडक्ट की वॉल्यूम देखते थे, कितनी आपकी प्रोडक्शन हो रही है, उस बेसिस पर यू यूज़ टू अब्जॉर्ब द कॉस्ट. बट वहीं अगर मैं स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की बात करूं तो इसमें तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है. जो भी एक्टिविटी है हर एक एक्टिविटी के बेसिस पर कॉस्ट का एलोकेशन होता है. जो जिस एक्टिविटी से रिलेटेड है उस हिसाब से कॉस्ट को डिवाइड करते हैं. ऐसा नहीं कि सभी में इक्वल बांट दिया, ऐसा नहीं होता. सो इसीलिए ईच वैल्यू एक्टिविटी हैज़ अ सेपरेट कॉस्ट ड्राइवर, सो नॉट बेस्ड ऑन वॉल्यूम बट ऑन एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का स्कोर कीपिंग, अटेंशन डायरेक्टिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये है सिर्फ और ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव. वहीं अगर मैं स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की बात करूं तो उसका जो मेन फोकस होता है दैट इज़ ऑन कॉस्ट लीडरशिप एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जिसको वैसे अगर बोलें तो होता है सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो कि किस तरीके से किया जा सकता है बाय कॉस्ट लीडरशिप एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. कॉस्ट रिडक्शन की बात करें तो कॉस्ट रिडक्शन ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का तो देखो सोल ऑब्जेक्टिव या प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है. वहीं अगर मैं बात करूँ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की तो उसके अंदर जो मेन फोकस या मेन ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ ऑन दी इम्प्रूवमेंट ऑफ वैल्यू. एट द सेम टाइम आप कॉस्ट रिडक्शन भी करते रहो पर वैल्यू इम्प्रूव्ड रहनी चाहिए, वैल्यू में कोई कमी नहीं आनी चाहिए. तो कॉस्ट को कंटेन करना है, मैनेज करना है, दैट इज़ अंडर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. अप्रोच की बात करें तो अप्रोच ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में ऐसी होती थी रिस्क एवर्स, रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते थे. पर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में आपको रिस्क लेना पड़ता है, आपको अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से बदलते रहना चाहिए, अडेप्टेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए इन केस ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट.
अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है वैल्यू चेन एनालिसिस, दूसरा है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस और तीसरा है स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट का लिंक मेंशन किया है, आप इन्हीं वीडियोस में उस प्लेलिस्ट को क्लिक करना। पेपर 5 थ्योरी टॉपिक्स के नाम से होगी, SCMP थ्योरी टॉपिक्स। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। राइट, सो 3 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो मैं आज दूसरे जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगी। राइट, सो हमारे पास 3 कौन से कंपोनेंट्स एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। पहला है वैल्यू चेन एनालिसिस, दूसरा है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस और तीसरा है स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस। सबसे पहले जो मैं कवर कर रही हूँ दैट इज़ स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस। स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस का मतलब क्या है? स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस का मतलब है कि आप किस तरीके से वैल्यू क्रिएट करने वाले हो डिफरेंट वे में फ्रॉम दैट ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स और योर राइवल्स। आप कस्टमर्स को किस तरीके से वैल्यू क्रिएट करके देने वाले हो। अगर हम उसी वैल्यू को क्रिएट करें विद योर राइवल्स, विद योर कॉम्पिटिटर्स, तो वो किस तरीके से आएगी। सो एक कंपनी की एक कंपैरेटिव पोजीशन बताती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर कंपनी किस जगह पर स्टैंड करती है उसका हमें स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस से पता चलता है। राइट, तो इसके अंदर आपके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी कंपनी की स्ट्रैटेजिक पोजीशन को अफेक्ट करते हैं। तो वो फैक्टर्स हमारे इंटरनल होते हैं और कुछ एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स की बात करूँ तो इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके की वैल्यूज़ कल्चर्स का सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो ये आपके कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो आपकी स्ट्रैटेजिक पोजीशन को अफेक्ट करते हैं। वहीं अगर मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करूं तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर आपके पॉटर के 5 फोर्सेस आ जाएंगे जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। 5 फोर्सेस ऑफ पॉटर, और आई शुड से 5 पॉटर्स फोर्सेस, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और एक होता है पेस्टल। पेस्टल का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स के एनवायरनमेंट्स, जैसे कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरनमेंटल एंड लीगल फैक्टर्स। ये डिफरेंट हमारे फैक्टर्स होते हैं जो एक्सटर्नली हमें देखने के लिए मिलते हैं और ये भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजिक पोजीशन को बहुत अच्छे से अफेक्ट करते हैं। बात बताओ, बाहर अगर पॉलिटिकल राइट्स चल रही हैं, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं, तो आपके प्रोडक्ट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा या नहीं देखना पड़ेगा? बिल्कुल देखना पड़ेगा। इकॉनमी में किस तरीके के चेंजेस हैं, क्या रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर टाइम पर, उस चीज़ को देखना ज़रूरी है या नहीं? बिल्कुल ज़रूरी है। किस तरीके की नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, किस तरीके की न्यू इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं टेक्नोलॉजी में, दैट यू नीड टू कंसिडर वाइल टेकिंग एनी डिसीजन। जिसके बेसिस पर जो डिसीजन लोगे उसके बेसिस पर ही आपकी स्ट्रैटेजिक पोजीशन डिटर्मिन हो पाएगी। एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, लीगल फैक्टर्स क्या हैं, अगर आप ये डिसीजन लेते हो तो ये सभी क्या होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड वाइल मेकिंग अ डिसीजन, बिकॉज दीज विल अफेक्ट द स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑफ अ कंपनी। राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इन सभी चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बेसिस पर यू विल डिसाइड। सो अब हम इसको एक बार रीड करने से पहले कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस भी समझ लेते हैं। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस का मतलब होता है कौन सी चीज़ें हैं जो कॉस्ट को आपकी एक्चुअली अफेक्ट करती हैं। कॉस्ट आपकी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे रिलेटेड होती है। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बस कॉस्ट ऐसी सिंपल निकाल दी। इसका रिलेशन काफ़ी चीज़ों के साथ होता है, जैसे कि आपका प्रोडक्ट कितने वॉल्यूम में प्रोड्यूस हो रहा है। अगर प्रोडक्शन कम हो रही होगी तो डेफिनेटली द पर यूनिट कॉस्ट विल बी मोर। अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही होगी लार्ज स्केल पे तो डेफिनेटली द प्रोडक्ट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट वुड बी लेसर, क्योंकि आप इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का बेनिफिट उठा रहे हो, आप पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को, आप बहुत अच्छे से अपने एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट को तो समझ ही रहे थे स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग इसमें एनालिसिस में। यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी को भी समझ रहे हो, लर्निंग कर्व कैसे मूव कर रहा है, एक्सपीरियंस कर्व कैसे मूव कर रहा है, यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट ऑल्सो, यू आर टेकिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम दैट एज वेल, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट दी वर्क फोर्स। आप वर्क फोर्स को देख रहे हो कि क्या ऑब्जेक्टिव्स गोल्स अचीव कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, कितनी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस की ज़रूरत है,
किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, आपका प्लांट का लेआउट क्या है जिस बेसिस पर आपके प्रोडक्शंस इम्प्रूव हो सकते हैं, ऑपरेशन स्मूथली हो सकते हैं. सो ये सभी जो होते हैं ना फैक्टर्स, दे अफेक्ट योर कॉस्ट. सिर्फ सिंपल प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होती जो अफेक्ट करती है, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट को अफेक्ट करती है. सो दैट इज़ नोन एज द कॉस्ट ड्राइवर, और इसका एनालिसिस करना पड़ता है, तभी हम कहते हैं ये एक कंपोनेंट है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का. राइट. तो अब हम इस टॉपिक को लाइन बाय लाइन कवर करते हैं. आपको एक ब्रीफ आइडिया तो लग ही गया होगा इन दोनों एनालिसिस के बारे में. तीसरा हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, विच इज़ वैल्यू चेन एनालिसिस. Let's start with strategic positioning analysis. Strategic positioning analysis is a company's relative position within its industry matters. For example, within its industry matters for performance. So performance wise आपकी क्या relative position है industry के अंदर, that is what is strategic positioning analysis. Strategic positioning reflects choices a company makes about the kind of value it will create and how that value will be created differently than the rivals. किस तरीके से वैल्यू को क्रिएट करोगे और अपने राइवल से किस तरीके से अलग तरीके से उसको क्रिएट करोगे, दैट इज़ व्हाट इज स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस. Strategic positioning analysis is concerned with the impact of external as well as internal environment on the overall strategy of a company. It is important to take account of the future and to assess whether the current strategy is a suitable fit with the strategic position. The following factors affect the strategic position of a company, which are as follows. First is your internal environment, जिसके अंदर आपके resources, आपकी competencies आ जाती हैं. Then you have the external environment, and third one is your organization, values, culture and system. These all affect the strategic position of the company. वहीं अगर मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करूं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग दी मॉडल्स जैसे कि पेस्टल, जिसमें हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं. एंड पॉटर्स 5 फोर्सेज. आई होप यू रिमेंबर दी पॉटर्स 5 फोर्सेज. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक. आई गेस दैट वाज द फर्स्ट वीडियो विच वी कवर्ड. सो पॉटर्स 5 फोर्सेज में threats of new entrants, bargaining power of buyer, bargaining power of supplier, etc. राइट. सो इन सब चीज़ों को आप यूज़ करके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज कर सकते हो. ये हमने इंडस्ट्री वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर पढ़ा था. इंडस्ट्री, इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू डोंट, जस्ट चेक आउट द वीडियो वंस अगेन. ओके. नाउ कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस की बात करते हैं. तो कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस में कॉस्ट इज कॉस्ट और ड्रिवन बाय वेरियस फैक्टर्स विच आर इंटररिलेटेड. Cost is not a simple function of volume or output as considered by traditional cost accounting systems. Cost driver concept is explained in two broad ways in strategic cost management parlance: structural cost drivers and the executional cost drivers. इसको further divide कर दिए दो parts में, that is structural cost drivers and the executional cost drivers. Structural की बात करें तो कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, किस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो, लर्निंग कर्व को यूज़ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, दैट इज़ ऑल अबाउट दी स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स. स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं वो आपके स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं. वहीं अगर मैं एग्जीक्यूशनल कॉस्ट की बात करूँ, कॉस्ट ड्राइवर्स की, तो वो आपके किस तरीके से आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के ऑपरेशंस हो रहे हैं, उस पर क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ये उन पर बेस्ड होते हैं. एग्जीक्यूशनल, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, मतलब इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना मतलब ऑपरेशंस करना. ठीक है. सो आप इस तरीके से इसको रिलेट करके याद रख सकते हो. स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स आपके कॉस्ट को अफेक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं. वहीं अगर मैं बात करूँ एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स की, तो वो आपके ऑपरेशनल डिसीजन से रिलेटेड होते हैं. जो स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स ही होते हैं जो आपकी कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं. So let's read them one by one. Structural cost drivers are the organizational factors which affect the costs of a firm's product. These factors drive costs of an organization in varied ways. The scale and scope of operation of a company will impact the costs. A large scale of operations is likely to give an advantage of the economies of scale. Obviously बात है, अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप अपनी economies of scale का benefit अवेल कर सकते हो.
The usage of technology and complexity of operations also determine the costs of various activities within a firm. The experience or learning curve also impacts the cost being incurred by a firm. The product development process could be costlier earlier and cheaper in the later stages of a life cycle. The simple volume based cost allocation would not be appropriate in such cases. Next is executional cost drivers, which are based on the firm's operational decision on how the various resources are employed to achieve the goals and objectives. These cost drivers are determined by management style and policy, the participation of workforce towards the continuous improvement, importance of TQM, efficiency of plant layout, etc. etc. So these all are the executional cost drivers. क्या वर्कफोर्स, TQM, प्लांट लेआउट, क्यों? क्योंकि क्या रिसोर्सेज हैं आपके पास, रिसोर्सेज में आपके पास वर्कफोर्स है, प्लांट लेआउट है, यही सब आपके रिसोर्सेज हैं जिनको आप एम्प्लॉय करके अपनी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हो. सो इन्हीं से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करना इज़ योर एक्सक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर. In case of a strategic analysis, volume is not the most important way to explain the costs. It is more relevant to explain the costs based on strategic choices and executional skills. All the cost drivers might not be important at all the times. A company must focus on those cost drivers which is of a strategic importance. So, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट वर्सेस स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. फिर हमने पढ़ा उनका बेसिक डिफरेंस, उनका मेन एरिया ऑफ फोकस. फिर हमने पढ़ी लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या हैं, उनको किस तरीके से आपने नॉट लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बट ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, जिनको आपने इम्प्रूव करके स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में सही कर दिया. फिर हमने पढ़ी क्या क्या स्टेजेस होती हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की. हमने पढ़े कंपोनेंट्स क्या होते हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की. सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ आ गए होंगे. बट होल्ड ऑन, द वीडियो इज़ स्टिल नॉट ओवर. हम जैसा हमने स्टार्टिंग में बोला था वैसे हम अब इसका चार्ट कवर करेंगे, दैट इज़ गिवन ऑन पेज 1.2. चैप्टर ओवरव्यू जो स्टार्टिंग में दिया है, बट मेरे हिसाब से इट विल बी यूज़फुल एट द एंड. जब आप पूरा चैप्टर कर लेते हो तो अब अगर आप ऐसे चार्ट्स देखते हो तो आप इजीली रिकॉल कर पाते हो, और अगर रिकॉल नहीं कर पाते हो तो डेफिनेटली देयर इज़ अ प्रॉब्लम. आपको फिर से उस टॉपिक को रिवाइज़ करना चाहिए हैंड टू हैंड, तभी करो, और जिससे कि आपको कुछ पोर्शंस तो तभी याद हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर ओवरव्यू, जिसमें हमें दिया हुआ है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. लेफ्ट साइड में दिया है लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट. सी, जो लिमिटेशंस हैं ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की, वो इम्प्रूव करके, ख़त्म करके, रिड्यूस करके या एलिमिनेट करके हम स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जिसका मेन एरिया ऑफ फोकस क्या है, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो राइट साइड में लिखा हुआ है. अब स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं. वो क्या हैं? ट्राई टू रिकॉल. हमने जस्ट अभी कंप्लीट किया है टॉपिक स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस एंड वैल्यू चेन एनालिसिस. अब ये भी पढ़ा है हमने, राइट. वैल्यू चेन एनालिसिस को सर्विस सेक्टर के लिए क्या बोला जाता है? वैल्यू शॉप मॉडल. इसीलिए देखो, अगर आपको वैल्यू चेन एनालिसिस और वैल्यू शॉप मॉडल नहीं पता होगा, आप स्टार्टिंग में चार्ट पढ़ भी लोगे, तो क्या ये किसी काम का होगा या आपको कोई याद रहेगा, कुछ भी फ़ायदा होगा इस चार्ट से? नहीं. अब आपने ये टॉपिक्स पढ़ लिए हैं तो अब आप रिलेट कर पा रहे होगे इस चार्ट से. हमने सबसे पहले पढ़ा स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, जो लिमिटेशंस को ख़त्म करके स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आए, जिसका फोकस ये है जो राइट साइड के बॉक्स में दिया है. फिर हमने पढ़ा इसी में कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स तरीके हैं, जिसमें से जो वैल्यू चेन एनालिसिस है उसका दूसरा नाम वैल्यू शॉप मॉडल होता है इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर. सो ये हमें पता था, इसीलिए हम रिलेट कर पाए कि ऐसे क्यों दिया हुआ है, राइट. अब हमने पढ़े जो ये कंपोनेंट्स के बाद हमने जो वैल्यू चेन एनालिसिस पढ़ा था. वैल्यू चेन एनालिसिस से रिलेटेड 2 टॉपिक्स थे, जिसमें पहला टॉपिक था स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क्स फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस. वैल्यू चेन एनालिसिस करने के लिए स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क्स क्या क्या हैं, तो वो पढ़ा हमने लेफ्ट साइड में. फिर राइट साइड में हमने पढ़ा वैल्यू चेन अप्रोच फॉर असेसिंग दी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को समझने के लिए वैल्यू चेन अप्रोच के बारे में दोनों टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं. लेफ्ट हैंड साइड वाला टॉपिक हमने सबसे पहले कवर किया था आई गेस, जिसमें हमने 3 एनालिसिस पढ़े थे. पहला था इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, दूसरा था कोर कॉम्पिटेंसीज एनालिसिस और तीसरा था सेगमेंटेशन एनालिसिस. अब इनको एक एक करके रिकॉल करने की कोशिश करते हैं. तो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने पॉटर के 5 फोर्सेस पढ़े थे, इफ़ यू रिमेंबर. फटाफट से उनको क्विकली रिकॉल करने की कोशिश करो अपने माइंड में.
क्या टॉपिक था, क्या क्या कंटेंट था, थोड़ा थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत हेल्प करेगा। सिमिलरली कोर कॉम्पिटेंसीज एनालिसिस की बात करें तो मैं आपको वन वर्ड में अगर याद दिलाऊं तो हमने इसमें पढ़ा था कि आप ये यूनिक फ़ीचर होता है, इमिटेट नहीं कर सकता कोई भी इजीली, ये आपकी यूनिकनेस होती है, उसको हम कोर कॉम्पिटेंसी बोलते हैं। ये होनी बहुत ज़रूरी है। इसमें आप दो तरीके से कर सकते हो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या फिर कॉस्ट लीडरशिप। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल इट। नेक्स्ट, सेगमेंटेशन एनालिसिस की बात करें तो सेगमेंटेशन एनालिसिस के अंदर हमने पढ़ा था कि आप क्या करते हो, आप डिसाइड करते हो कि कौन से सेगमेंट्स का काम आपको खुद करना चाहिए और कौन सा आउटसोर्स कर देना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द मैट्रिक्स दैट यू फॉर्म, राइट। किस में आपको इन हाउस करने में फ़ायदा है, कौन सा आउटसोर्स करने में फ़ायदा है, तो दैट वाज ऑल अबाउट सेगमेंटेशन एनालिसिस। वहीं अगर मैं वैल्यू चेन अप्रोच की बात करूं फॉर असेसिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो उसमें भी हमने 3 टाइप के एनालिसिस पढ़े थे। पहला था इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस, इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस और वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। इंटरनल कॉस्ट में आपकी कॉस्ट रिलेटेड बातें थी, जो इंटरनली आपकी कॉस्ट होती है। नेक्स्ट वॉज जिसमें हम कॉस्ट लीडरशिप से मिलता जुलता कह सकते हैं। नेक्स्ट वाज इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस, जिसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से रिलेटेड बातें लिखी हुई थी। और तीसरा हमने जो पढ़ा था दैट वाज वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस, जिसमें बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से रिलेटेड बातें लिखी हुई थी कि जब आपका रॉ मटेरियल का इनपुट आता है वहाँ से लेकर आपका जब तक फिनिश्ड प्रोडक्ट बन नहीं जाता तब तक सारी चीज़ें जो भी होंगी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, राइट। सो ये हमने किस में पढ़ा था, वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस में। तो ये सारी चीज़ें देखो, अब आपको अगर एक एक कीवर्ड याद आ रहा है ना तो दैट इज़ वेरी गुड कि आपको एटलीस्ट एक कीवर्ड याद आ रहा है। तो अब आप धीरे धीरे करके जब इसको बार बार रिवाइज करोगे और फिर इस चार्ट को देखोगे तो आप एक पॉइंट ऑफ टाइम में देखना, आप ये सिर्फ हेडिंग पढ़ोगे, सब हेडिंग आप खुद बोलना स्टार्ट कर दोगे, सब हेडिंग के साथ साथ आप कंटेंट भी बोलना स्टार्ट कर दोगे अगर आपने रिविजन अच्छे से किया है तो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप खुद बुक में से रीडिंग कर सकते हो अगर आपको वो अच्छा लगता है तो, नहीं तो आप मेरी वीडियोस के थ्रू इनको बार बार सुनकर भी इस चीज़ को रिवाइज कर सकते हो। एक बार ही आप अपनी स्पीड नॉर्मल स्पीड पर देख लो, उसके बाद तो इंक्रीज स्पीड पर बार बार इसको सुनने से ही आपको टॉपिक ईजिली दिमाग में बैठ जाएगा और आपको पॉइंट्स याद हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे करके आप रिविजन कर सकते हो, प्लस इस चार्ट को अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। ये दिया तो किसी और पर्पज़ से था बट हम इसको अपने रिविजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। So yeah, this was all about today's video. If you liked the video, please give it a big thumbs up and share it with your friends so that they can also get the benefit of these videos. Subscribe to my channel in case you haven't yet. Also, if you have any suggestions, any topic of improvement or any topic request, you can definitely write that in the comment section below. I will try making the videos on that particular topics as well. And thank you for watching, guys. Thank you for showering so much by watching my videos and liking them. In case you find anything which needs to be improved or any suggestion, do let me know about that in the comment section. So yeah, that's all for today. Take care and I'll see you in the next video. Bye bye.